भोला अपनी पत्नी रेखा और बेटे मोनू के साथ रहा करता था। वे लोग बहुत गरीब थे। मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। भोला गांव की जमींदार के खेत में काम करता था और शाम को जो पूरे दिन की मजदूरी मिलती थी उससे बाजार से कुछ राशन का सामान लाकर अपनी पत्नी को दे देता था और थोड़े बहुत जो पैसे बच जाते थे उससे उनकी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात। ओ जी, सुना है कि इस साल की बारिश बहुत दिन तक रहने वाली है और साथ ही साथ तूफान आने की भी संभावना है। क्यों नहीं आप थोड़े पैसे बचाते हो और घर की थोड़ी मरम्मत करवा देते। पिछली बार बारिश में हमारे घर की हालात कैसी हो गई थी आपने तो देखा ही था, हर जगह से पानी छू रहा था। इस बार तो और भी खराब हालात होने वाली है हमारी। तुम तो मेरी हालत अच्छे से जानती हो रेखा। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद भी मुझे सिर्फ थोड़े पैसे ही मिलते हैं जो हमारे खाने और कुछ जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जाते हैं। मैं तो चाह कर भी नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। भोला की बातें रेखा अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था कि भोला कितनी कोशिश कर रहा था जिससे उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। हाँ जी, वो तो है, लेकिन इस बार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो शायद हमारे सर से ये झोपड़ी भी चली जाए। एक काम कीजिए, मेरे पास जो थोड़े गहने हैं उन्हें ले जाकर बेच दीजिए और मिले पैसों से घर की मरम्मत करवा लीजिए। अभी सिर्फ यही रास्ता बचा है हमारे पास। नहीं रेखा, वैसे भी तुम्हारे पास गहनों के रूप में कुछ भी नहीं है और जो कुछ बचा भी है उससे अपनी इस पुरानी सी झोपड़ी की मरम्मत नहीं हो पाएगी। रहने दो, मैं कल जमींदार जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। अगर उन्होंने थोड़ी मदद कर दी तो शायद कुछ काम बन जाए। रेखा भी समझ रही थी कि जितने गहने उसके पास हैं उसमें कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए वे भोला से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने छोटे से चूल्हे पर चावल और थोड़ी सी सब्जी बनाती है जो भोला आज की तिहाड़ी में मिले पैसे से लेकर आया था। और जब कुछ देर में खाना बन के तैयार हो जाता है तो तीनों साथ में बैठकर खाते हैं, जिसके बाद सब सो जाते हैं। रेखा, मैं जा रहा हूँ काम पर। ये लीजिए आपका खाना और खा लीजिएगा ध्यान से। और हाँ, जमींदार जी से पूछ लीजिएगा पैसों के बारे में। और देखिए तो आज बाहर मौसम भी कितना खराब हो रहा है, लगता है आज से बारिश भी चालू हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ रेखा, मैं पूछ लूँगा उनसे पैसों के बारे में। तुम और मोनू ठीक से रहना यहाँ पर, और अगर बारिश चालू हो गई तो तुम दोनों घर के बाहर निकल जाना। नहीं तो अगर बारिश की वजह से ये झोपड़ी गिर गई तो तुम दोनों को कहीं कुछ हो ना जाए। आप चिंता मत करिए हमारी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आप याद से पैसे मांग लेना उनसे आज, नहीं तो हमें बहुत सी तकलीफों का सामना उठाना पड़ेगा इस बार की बारिश में। हाँ भाग्यवान। और फिर भोला अपने खाने की पोटली लेकर खेत की तरफ चल पड़ता है। आज पहले खेत का काम कर लेता हूँ और शाम को जमींदार जी से मिलूंगा और पैसों के बारे में पूछूंगा। अगर उन्होंने थोड़ी मदद कर दी तो इस बार की बारिश भी किसी तरह बीत जाएगी। यही सब सोचते सोचते भोला खेत की तरफ चला जा रहा था। कुछ देर में वे खेत पहुंच जाता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे काम करते करते शाम हो जाती है और शाम होते होते आसमान में चारों तरफ काले बादल घिर जाते हैं और तभी जोरों की बारिश चालू हो जाती है। हे भगवान,
ये तेरी कैसी माया है? रक्षा करना मेरे परिवार की इस आंधी तूफान से। इतना कहकर भोला उसी आंधी तूफान के बीच जमींदार के घर जाने लगता है ताकि वह जमींदार से कुछ पैसे मांग सके और आज की अपनी दिहाड़ी भी ले सके। मालिक, आज का काम पूरा हो गया है। क्यों भोला, आज तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो तुम काम पर क्यों आए थे? और तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी आज की दिहाड़ी कल ले लेते। देख रहे हो ना बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। क्या करूं मालिक, एक दिन कमाता हूं तो उसी दिन के खाने भर का ही हो पाता है। अगर काम नहीं करूंगा तो मेरे बीवी बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, ये लो तुम अपने पैसे। जमींदार जी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। वो क्या है ना, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, हर जगह से पानी टपक रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो मैं उसे ठीक करवा लेता, क्योंकि मैं तो घर पर रहता नहीं हूँ। रेखा को ही सब अकेले संभालना पड़ता है, और अगर बारिश की वजह से हमारी झोपड़ी गिर गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखो भोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी देखकर तुमसे यह कह नहीं रहा था। लेकिन आज मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। देखो, अब तो बारिश का मौसम भी चालू हो गया है और अब खेत में करने को भी कुछ नहीं रहेगा, तो तुम कल से काम पर मत आना। और बात करें पैसों की, तो अभी मेरा व्यापार थोड़ा धीमा चल रहा है। मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जमींदार की बातें सुन भोला एकदम से टूट जाता है। उसे बड़ी उम्मीद थी कि आज उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वह अपने घर की थोड़ी मरम्मत कर सके, लेकिन अब तो ना ही उसे पैसे मिले और साथ ही उसका काम भी छूट गया। और फिर भोला उदास और दुखी मन से उसी आंधी तूफान के बीच अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसके घर के अंदर चारों तरफ पानी की मोटी मोटी धाराएं गिर रही थी। वहीं मोनू और रेखा एक जगह चुपचाप खड़े थे और भोला को आते देख दोनों उसके पास जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इतनी उदास क्यों लग रहे हो? जमींदार जी ने पैसे दिए ना, देख रहे हो घर में कितना पानी भर गया है। रेखा की बातें सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, नहीं रेखा, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। बारिश की वजह से सब काम रुक गया है। भोला की बातें सुनकर रेखा भी टूट जाती है और भोला से पूछती है, तो फिर क्या करेंगे हम? तब तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो कुछ दिन बिना खाए रह भी लेंगे, लेकिन मोनू ये तो अभी बच्चा है, इसकी भूख का क्या करेंगे? नहीं माँ, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं रह लूँगा बिना खाए। मोनू ने अपने बचपन से ही गरीबी देखी थी, जिससे उसके अंदर इतनी सी ही उम्र में काफी परिपक्वता आ गई थी और वे अपने घर की हालत भी भली भांति समझ रहा था। और इसीलिए उसने कहा, पिताजी, एक काम करिए, आप जंगल से लकड़ियाँ लाइए कल सुबह और हम सब मिलकर ही अपना घर ठीक कर लेंगे। हाँ जी, मोनू बिल्कुल सही कह रहा है। इससे बिना पैसे लगाए हमारी झोपड़ी सही हो जाएगी। और वैसे भी अब तो आपका काम भी नहीं रहा, तो क्यों ना यही करके देखा जाए। मोनू और रेखा की बातें भोला को भी सही लगी और उसने कल सुबह जंगल से लकड़ियां लाने का फैसला किया, जिससे वह अपनी झोपड़ी की मरम्मत खुद से ही कर सके। और फिर तीनों मिलकर सुबह की बची हुई रोटी और हरी चटनी से अपना पेट भरते हैं और फिर तीनों एक साथ ही सो जाते हैं। और जैसे तैसे करवट बदलते बदलते उनकी पूरी रात किसी तरह कट जाती है।
आज की रात तो कैसे भी करके कट गई। आज मुझे कुछ भी करके घर की मरम्मत करनी होगी। मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने भाग्यवान। दोपहर तक आ जाऊंगा मैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जी हम अपना ख्याल रख लेंगे, आप भी ध्यान से जाइएगा। रेखा की बात सुनकर भोला थोड़ा निश्चिंत होता है और अपने घर पर पड़ी एक पुरानी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियाँ काटनी होंगी और उन्हें घर ले जाना होगा। मुझे कुछ भी करके आज ही अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी होगी। और फिर भोला लकड़ियाँ काटने लगता है और कुछ देर में उसके पास ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। भोला उन्हें लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आ गए जी आप, चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। शाम तक कैसे भी करके इसे पूरा करना होगा। हाँ रेखा, अब हमारी झोपड़ी ठीक हो जाएगी। चलो तुम लोग भी मेरी थोड़ी मदद कर दो, जिससे शाम तक काम पूरा हो जाएगा और हमारी झोपड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। और फिर तीनों मिलकर शाम तक खूब मेहनत करते हैं और शाम होते होते उनकी झोपड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हो गया हमारा घर तैयार। अब कम से कम हमें अपने रहने को लेकर तो चिंता नहीं करनी होगी रेखा। तीनों लोग अपनी झोपड़ी को देखकर बहुत खुश थे। जी चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलो। और फिर तीनों मिलकर अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। अब उन्हें बारिश की कोई चिंता नहीं थी। अब वे बिना बारिश की चिंता किए रह सकते थे। जी हमारी एक परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब हमें अपने खाने की व्यवस्था करनी होगी। आपका काम जो छूट गया है। रेखा, जो कल मुझे थोड़े पैसे मिले थे उससे कुछ लाकर बना लो आज। कल मैं जंगल में फिर से जाऊंगा और कुछ सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में उन्हें बेचने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ यही रास्ता है मेरे पास। भोला की बातें सुनकर रेखा थोड़े बहुत सामान लेकर आती है और उनसे कुछ खाने को बनाती है। फिर सब साथ में बैठकर खाते हैं। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने और शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। और फिर अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर भोला जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर में वह जंगल पहुंच जाता है। जंगल में आकर वह कुछ सूखी लकड़ियां काटता है। देखते देखते शाम होने को आती है और भोला अपनी काटी हुई लकड़ियां लेकर उन्हें बेचने पहुंच जाता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। ये लकड़ियाँ कितने के दे रहे हो भाई? 200 रुपए की ये एक गट्ठर है भाई। रहने दो भाई, तुम बहुत महंगे दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी लकड़ियाँ। नहीं भाई, इन्हें बहुत मेहनत से यहाँ बाजार तक लाना पड़ता है। मैं सही दाम लगा रहा हूँ आपको। देखो, ये तुम मुझे 100 रुपए में दोगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, मैं कहीं और से ले लूँगा। उस आदमी की बात सुन भोला उसे मना करने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि कुछ देर में बारिश फिर से शुरू होने वाली है। अगर वह लकड़ियां नहीं बेचता तो बारिश की वजह से वे सब लकड़ियां खराब हो जाती। इसलिए भोला ने उस आदमी को 100 रुपए में ही लकड़ियां दे दी और पैसे ले लिए और उन पैसों से किराने की दुकान से चावल और थोड़े दाल लेकर वहां से अपनी घर की तरफ चल पड़ा। घर आते आते फिर से बारिश शुरू हो गई। भोला तुरंत अपने झोपड़ी के अंदर चला गया। ये लो रेखा, ये चावल और थोड़ी सी दाल का ही इंतजाम कर सका मैं। इन्हें ही पका लेना आज।
इतना कहकर भोला ने जो सामान लाया था वह रेखा को दे दिया। वहीं दूसरी ओर बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। तभी अचानक से उसकी झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत तेज डर लग रहा है पिताजी। चलो तुम लोग बाहर, लगता है हमारी झोपड़ी इस तेज आंधी को नहीं संभाल सकेगी। और फिर सब जल्दी जल्दी झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं और तभी उनकी झोपड़ी ध्वस्त हो जाती है। अपनी मेहनत को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देख तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सब खत्म हो गया भाग्यवान, सब खत्म हो गया। हम बेघर हो गए, हमारी इकलौती झोपड़ी भी अब नहीं रही। भोला को ऐसे टूट कर रोते हुए देखकर रेखा ने हिम्मत जुटाई और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम फिर से अपनी झोपड़ी बना लेंगे। शुक्र मनाइए कि हम में से किसी को कुछ हुआ नहीं। आज की रात कैसे भी कट जाए, फिर अगली सुबह देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। रेखा को हिम्मत करता देख भोला ने भी थोड़ी हिम्मत की और तीनों रात बिताने के लिए गांव के बीच एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पूरी रात ऐसे ही तीनों पेड़ के नीचे बैठे रहे और बारिश भी लगातार होती रही। ऐसे ही उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे किसी तरह उनकी रात कट गई और सुबह होते होते मौसम भी साफ हो गया। चलो रेखा, अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास चलते हैं, शायद कुछ बचा हुआ हो वहाँ पर। और फिर वे तीनों अपनी झोपड़ी की हालत देखने के लिए वहां पर जाते हैं, जहां का मंजर रुला देने वाला था। सब टूट कर बिखर चुका था। भोला वहां पर जाता है और रुआसी भरे चेहरे से अपनी बिखरी हुई झोपड़ी को एकटक निहारे जा रहा था। अब क्या करेंगे हम? आज की रात तो कैसे भी करके कट गई, लेकिन अब तो हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे भोला? तुम चिंता मत करो रेखा, इसे हम भगवान की एक परीक्षा समझ लेते हैं। मैं जाता हूँ और जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और फिर से इसे हम वापस बनाएंगे। लेकिन कल की तरह ऐसी आंधी तूफान फिर से आ गई तो हमारी मेहनत तो फिर से खराब हो जाएगी। क्या करूं तब रेखा, मेरे पास बस यही एक रास्ता है, मुझे ऐसा करना ही होगा। और फिर भोला अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जाते जाते उसे रास्ते में एक बड़े से पेड़ के अंदर से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। भोला उस पेड़ के पास जाता है और वह उसके अंदर चला जाता है। अंदर आने पर वह देखता है कि वह किसी अलग ही जगह पर आ गया है। वहाँ पर चारों तरफ से पुराने समय की आभा आ रही थी। ये कैसी जगह है और ये इतनी बड़ी जगह सिर्फ एक पेड़ के अंदर है, ये कैसे हो सकता है? भोला अभी इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक पीछे से कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो नहीं ऐसा लग रहा कि तुम इस जगह के हो। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पता चला कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। चलो तुम हमारे महाराज के पास, वही ये फैसला करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाएगा। और फिर वे लोग भोला को पकड़कर राजमहल लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ी सी आलीशान सिंहासन पर महाराज बैठे हुए थे। ये कौन है और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये कह रहा है कि ये इस जगह का नहीं है और ये यहाँ पर गलती से आ गया है, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। कौन हो तुम और इस जगह पर कैसे आए? महाराज, मेरा नाम भोला है और मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था। बारिश की वजह से मेरी पूरी झोपड़ी ढह गई थी,
इसलिए मैं लकड़ियाँ काटने आया था ताकि मैं अपनी झोपड़ी को फिर से बना सकूं। तभी मुझे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी और मैं वहीं से इस जगह पर आ गया महाराज। और मैं अभी यहाँ से वापस जाने वाला ही था कि तभी आपके लोगों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पर लेकर आ गए। भोला की बात सुन महाराज उसको ध्यान से देखते हैं और उसकी हालत देखकर यह साफ लग रहा था कि वह बहुत गरीब है। इसलिए उन्होंने भोला से कहा, मैं किसी की आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ कि उनका चरित्र कैसा है, और मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। सैनिक, जाओ और इसे लाकर कुछ सोने के सिक्के दे दो। महाराज के आदेश देने पर वह सैनिक वहां से चला जाता है और कुछ देर में एक पोटली लाकर भोला को दे देता है। इसे तुम अपने पास रखो और इससे अपने लिए एक पक्का मकान बनाना और कोई काम शुरू कर लेना। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपका ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं। तुम अब सुखी से अपना जीवन व्यतीत करो और इस बात को हमेशा राज रखना जो तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ था, और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ के बारे में। इसे ले जाकर उसी जगह पर छोड़ दो जहाँ से तुम लोग इसे लेकर आए थे। और फिर वे सैनिक भोला को ले जाकर उसी जगह पे छोड़ देते हैं और फिर भोला वहां से सीधे अपने घर चला आता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब रेखा को बता देता है और इस बात को हमेशा राज रखने को कह देता है। भोला की बात सुन रेखा भी खुश हो जाती है और वे इस बात को हमेशा राज रखने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर भोला उन पैसों से अपने लिए एक पक्का मकान बनाता है और गांव में एक छोटा सा दुकान भी खोलता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।